नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और उन अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था किस फीचर्स को फॉलो करती है। इन सब चीजों को देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां आती हैं, इन सब चीजों का स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो ये जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा कि क्या होती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संबंध उस देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से कोई देश अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में किस चीज का स्टडी करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों का स्टडी करते हैं। आर्थिक गतिविधियां किस माध्यम से संचालित होती हैं तो आर्थिक गतिविधियों का संचालन हम लोग आर्थिक संसाधनों के माध्यम से करते हैं। और आर्थिक गतिविधियों को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास की प्राप्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का संबंध संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों से है जिसके तहत कोई देश अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके आर्थिक विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना चाहता है। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मली ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके जरिए आप धन अर्जित करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कौन कौन सी होती है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, उपभोग मतलब कंज्यूमशन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और विनिमय, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, यानी कि एक और एक्टिविटी होती है विनिमय। तो यानी मुख्य अगर हम बात करें आर्थिक गतिविधियां तो ये चार होती हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उसका उत्पादन कहलाता है। या नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी रॉ मटेरियल को लेकर आप उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये उसका उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, उत्पादित हुई वस्तु को यूज करना उपभोग कहलाता है और उत्पादन वाले जगह से उपभोग वाले जगह तक वस्तु को पहुंचाना यह वितरण के अंतर्गत आता है। और इस वितरण के लिए या उपभोग करने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं उसको विनिमय कहते हैं, जिसको एक्सचेंज कहते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि जो होती है वो उत्पादन होती है, प्रोडक्शन होती है। और जिस देश में जितना अधिक उत्पादन होगा उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश की जीडीपी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्थिक गतिविधि है वो उत्पादन। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा होता है तो उसका यूज होता है आर्थिक संसाधनों के माध्यम से। आर्थिक संसाधन कौन कौन से होते हैं तो ये होते हैं मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन। यानी प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रयोग हम आर्थिक गतिविधियों में करते हैं। और इन आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश में आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। अब क्वेश्चन ये उठेगा आर्थिक विकास के लक्ष्य क्या होते हैं। तो अलग अलग देशों में आर्थिक विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम देखें आर्थिक विकास के लक्ष्य क्या होते हैं तो नॉर्मल आर्थिक विकास के लक्ष्यों में यह होगा कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, नगरीकरण को बढ़ाना, लैंगिक विषमता को दूर करना, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना, या फिर अवसंरचना निर्माण करना। अवसंरचना के अंतर्गत रेल, सड़क, सिंचाई सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं, पोर्ट का डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे चीजें आती हैं, इन सब चीजों का डेवलपमेंट करना होता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करना और शोध एवं विकास कार्यों पर ध्यान देना, ये सब आर्थिक विकास के लक्ष्य होते हैं। यानी आर्थिक विकास के जो गोल होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लेकिन आपके पास सोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड सोर्स का यूज करके आप अनलिमिटेड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और उसी के लिए आप क्या परफॉर्म करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तीन वर्ड आएगा अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियां, दूसरा है आर्थिक संसाधन, तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम लोग अर्थव्यवस्था में करते हैं। आर्थिक गतिविधियां किसके माध्यम से परफॉर्म होती हैं तो आर्थिक संसाधनों के माध्यम से होती हैं।
और इन आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की, तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की, एक वर्ड होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और एक वर्ड होगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये क्या होती है? तो देखेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। तो नॉर्मल डिफिनेशन दोनों की ये सेम होगी कि अर्थशास्त्र में भी हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में भी हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित की जानी चाहिए, उसके सिद्धांत कौन कौन से होंगे, इसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। लेकिन जब इन सिद्धांतों का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में करते हैं तो व्यवहारिक रूप से जो वहां के रिजल्ट मिलते हैं वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी हम बात करें आर्थिक गतिविधियों के सैद्धांतिक अध्ययन का स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? अर्थशास्त्र में। और इसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? हम लोग आर्थिक गतिविधियों का जो व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। यानी कि आर्थिक गतिविधियों के सैद्धांतिक पक्ष की बात अर्थशास्त्र करता है, जबकि व्यवहारिक पक्ष की बात कौन करता है? अर्थव्यवस्था करता है। अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत सभी देशों के लिए समान होंगे, लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होंगी, क्योंकि नियम और सिद्धांत तो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन जब वही नियम और सिद्धांत भारत में लगाए जाएंगे, वही नियम और सिद्धांत पाकिस्तान में लगेगा, वही नियम और सिद्धांत रूस में लगेगा, तो सबके रिजल्ट सेम नहीं होंगे, सबके रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो भारत में जो नियम और सिद्धांत से रिजल्ट आया वो भारत की अर्थव्यवस्था होगा, पाकिस्तान में जो रिजल्ट आया वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहलाएगा, और रूस में जो रिजल्ट आया वो रूस की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यानी अर्थशास्त्र सबके लिए सिद्धांत सेम होगा, लेकिन सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऐसा अर्थशास्त्र जहां पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब जैसे एक कंपनी के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, एक परिवार के खर्च का अध्ययन, किसी एक व्यक्ति के आय का अध्ययन, ये सब जहां हम लोग करते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब हम लोग होलिस्टिक मैनर में किसी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करना, या किसी देश की सारी कंपनियों के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, देश की जीडीपी, देश की जीएनपी, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं। ठीक है। यानी ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और ये समग्र इकाइयों के अध्ययन की बात करता है। हम लोगों को चूंकि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और उसमें भी हम लोगों को केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो हम लोगों को समझना होगा अर्थशास्त्र का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल फॉर्म ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के नियम सभी देशों के लिए सेम होंगे, लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अगर हम बात करें विकास के आधार पर, जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से होंगे। मतलब अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो ये अपने आप में प्रश्न अधूरा है, क्योंकि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था अलग तरीके की होगी, व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था अलग होगी, जीडीपी में योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था अलग होगी, योजनागत और गैर योजनागत के आधार पर अर्थव्यवस्था अलग होगी। मतलब अलग अलग डायमेंशन में अर्थव्यवस्था अलग अलग होगी। जैसे हम पूछें विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी टाइप की होती है? वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, और एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, और एक होती है अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है विकसित अर्थव्यवस्था।
तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके पास आर्थिक संसाधन मौजूद थे और उसका उसने बेहतर तरीके से प्रयोग किया और आर्थिक विकास के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर चुकी होती है उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल में हम कह सकते हैं यूएसए की अर्थव्यवस्था या यूरोपियन कंट्री की अर्थव्यवस्था, यह विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही कम होगी, क्षेत्रीय विषमता बहुत कम होगी, लैंगिक असमानता बहुत कम होगी और साक्षरता दर बहुत अधिक होगी, नगरीकरण बहुत बेहतर होगा, अवसंरचना का विकास बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे होंगी। शोध और विकास कार्यों पर खर्च बहुत बढ़िया होगा, वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत बेहतर होगा और वहां के देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया हुआ होगा। आप देखोगे ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण होते हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऐसा देश जिसके पास आर्थिक संसाधन तो थे लेकिन उसने अपने आर्थिक संसाधनों का यूज देर से किया, इसलिए वो अभी अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाया है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी पिछड़ी अवस्था से लगातार उच्च अवस्था की ओर टेंड कर रही होती है, उच्च अवस्था की ओर बढ़ रही होती है, यानी वो अल्प विकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित होने की दिशा में बढ़ रही होती है। मतलब पिछड़ी अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ रही होती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो अपनी पिछड़ी अवस्था से लगातार उच्च अवस्था की ओर अग्रसर है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है तो उसके फीचर्स क्या होंगे, भारत में गरीबी और बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है, भारत में क्षेत्रीय विषमता धीरे धीरे कम हो रही है, भारत में लैंगिक विषमता में धीरे धीरे कमी आ रही है, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता में धीरे धीरे कमी आ रही है, भारत की साक्षरता दर लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है, भारत में शोध और विकास कार्यों पर डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। ये सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, और एक हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी अपने पिछड़ी अवस्था में है, जो अभी अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है और उसे आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की तो भारत की अर्थव्यवस्था इसमें कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का जब आप लिस्ट बनाओगे तो इसमें भारत भी आएगा, चीन भी आएगा, ब्राजील भी आएगा और नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा और पाकिस्तान जैसे देश भी आएंगे। तो आप देखोगे कि एक तरफ भारत चीन जैसे बड़े देश हैं जो विकासशील हैं, लेकिन दूसरे तरफ छोटे छोटे देश हैं वो भी विकासशील देशों में आते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोगों की लिस्ट निकालेंगे तो विकासशील देशों में भी एक अलग अर्थव्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है विकासशील देशों में ऐसे देश जो अग्रणी पंक्ति में हैं, जो जल्दी ही विकसित देशों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे देशों को उभरती हुई अर्थव्यवस्था या इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। इन देशों में ही कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, चाइना आता है, ब्राजील आता है, मैक्सिको जैसे देश आते हैं, दक्षिण अफ्रीका जैसा देश इसमें आता है। मतलब विकासशील तो है लेकिन बहुत तेजी से विकसित होने की तरफ टेंड है। तो नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकासशील में भी कैसी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो फीचर याद रखिएगा, विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और उसमें भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब अगर हम पूछे कि भारत व्यापार के आधार पर कैसी अर्थव्यवस्था है, व्यापार के आधार पर, ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं, ट्रेड का मतलब है विदेशी संबंधों के आधार पर। तो व्यापार के आधार पर दो टाइप की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे अर्थव्यवस्थाओं या दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात बहुत कम करती है या आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा कर रखती है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। मतलब जो सीमा शुल्क है या जो सीमा में आयात और निर्यात की वस्तुएं हैं उस पर प्रतिबंध बहुत अधिक होते हैं, सीमा शुल्क बहुत हाई होगा, जिसको ट्रेड बैरियर बोलते हैं। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है व्यापार में जो रुकावटें होती हैं। तो दो तरीके की रुकावटें होती हैं, एक टैरिफ बैरियर होता है, दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब सीमा शुल्क बहुत हाई होगा, तो बंद अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा, सीमा शुल्क बहुत हाई होगा,
कोटा होगा, मतलब एक लिमिट से ज्यादा आप कोई वस्तु का आयात या निर्यात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा जाएगा, जिससे विदेशी वस्तुएं भारत मतलब उस देश में आकर बिक ना पाए। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो व्यापार नहीं करती हैं या जिसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 1991 से पहले तक, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 1991 से पहले तक कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। दूसरा है इसमें खुली अर्थव्यवस्था, जिसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसा देश जो विदेशी देशों के साथ आयात और निर्यात अधिक करता है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी की विशेषता यह होती है कि ये अर्थव्यवस्थाएं विदेशी देशों के साथ जो आयात और निर्यात है उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत कम लगाकर रखती हैं। इनका सीमा शुल्क बहुत ही कम होता है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, जो गैर प्रशुल्क बाधाएं होती है, जैसे कोटा लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्वालिटी का स्टैंडर्ड को नॉर्मल करके रखना, इसके माध्यम से वो व्यापार अधिक से अधिक करती हैं। यानी खुली अर्थव्यवस्थाओं में आयात निर्यात बहुत अधिक होता है और इसके नियम बहुत ही क्या होते हैं? सरल होते हैं। तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। मतलब 1991 के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। देखो एक वर्ड आएगा संरक्षणवादी नीतियां। तो बंद अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है? जानबूझकर विदेशी वस्तुओं पर इतना अधिक टैक्स लगाया जाता है कि भारत के मार्केट में वो बहुत महंगी बिके, ताकि भारतीय वस्तुओं का जो संरक्षण हो सके। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे ऐसे समझो, मान लो कोई वस्तु है भारत का जो इंडियन मार्केट में 100 रुपीज की है, और विदेशी कोई वस्तु है जो 60 रुपीज में इंडिया में बिक सकती है। तो अगर सोचो ये विदेशी वस्तु जो बी है वो अगर इंडिया में आएगी तो 60 रुपए में ही बिकेगी, और इंडिया की वस्तु जो है वो महंगी है, ये 100 रुपए की है। तो आप देखोगे अगर ऐसा हो जाए तो ये वस्तु को लोग ज्यादा खरीदेंगे और भारतीय वस्तुओं का बिकना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है? इसको बचाने के लिए मान लो इस पर लगा देगी 100% का टैक्स। यानी अब ये वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 120 रुपया। यानी अब ये वस्तु टैक्स लगाने की वजह से भारतीय वस्तु से क्या हो गई? महंगी हो गई। इसका मतलब टैरिफ यानी टैक्स लगाकर इस वस्तु को महंगा कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय वस्तु का संरक्षण कर लिया गया या भारतीय कंपनी का संरक्षण किया गया। यानी अपनी कंपनियों को संरक्षण कर देने के लिए, अपनी कंपनियों को ग्रो कराने के लिए सरकार शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था बना के रखती है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां ग्रो की जा सके और उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और जब कंपनियां ग्रो हो जाती हैं, कोई देश धीरे धीरे डेवलप होने की तरफ बढ़ने लगता है, तो अर्थव्यवस्था को बंद से क्या कर दिया जाता है? खुला कर दिया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी पहले बंद अर्थव्यवस्था थी 1991 से पहले, और 1991 के बाद जो है वो खुली अर्थव्यवस्था हो गई है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग। अगर तीसरी हम बात करें, तीसरा अर्थव्यवस्था योजना के आधार पर या योजना प्रक्रिया के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ प्लानिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो ये दो तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं योजनागत अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी क्या होती है? नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक विकास के लक्ष्यों को योजना बनाकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, यानी योजनागत अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहां पर योजना के जगह पर दूसरे मतलब योजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता, उसको गैर योजनागत अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू से ही कैसी इकोनॉमी है? प्लान्ड इकोनॉमी है। क्योंकि आपने पढ़ा है या आप आगे पढ़ेंगे कि भारत में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होता था, और 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, और बाद में नीति आयोग जो है 3 वर्ष की, 7 वर्ष की और 15 वर्ष की प्लानिंग करता है। यानी भारत में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण योजना के आधार पर होता है और उसको तय समय में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? योजनागत अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन। तो पहला इसमें होगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो क्या होगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में 50% से अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का यानी प्राथमिक क्षेत्र का होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एन इकोनॉमी इन विच द जीडीपी कंट्रीब्यूशन
of the primary sector or agriculture sector is more than 50% is called agriculture based economy। और भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय जो थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उस समय भारतीय जीडीपी में 50% से अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। ठीक है, तो वर्तमान में हालांकि ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब है जब जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का 50% से अधिक होगा तो वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था या उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो उद्योग जो है द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होता है, उन अर्थव्यवस्थाओं को उद्योग आधारित या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत की जीडीपी में 50% योगदान उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र नहीं देता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और तीसरा है एक जिसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, उसे हम सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी 50% से अधिक योगदान अगर तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का हो जाएगा तो उसे हम सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि द इकोनॉमी इन विच द जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर is more than 50% is called service based economy, and the present scenario of the Indian economy is service based economy because the GDP contribution of the service sector is more than 53%। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय भारतीय जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% से अधिक है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कैसी अर्थव्यवस्था है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। और आजादी के समय कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, वर्तमान में कैसी है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। लगभग कितना है? 53% के से ऊपर है। तो आप देखोगे इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। तो प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, तो आजादी के समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वर्तमान में कैसी अर्थव्यवस्था है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 50% से अधिक है, और पहले आजादी के समय कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 50% से अधिक था। ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो गया। अब हम अगर बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, अगर निर्भरता के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, तो देखिए डिपेंडेंसी के आधार पर अगर हम बात करेंगे यानी कि निर्भरता के आधार पर, तो अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली अर्थव्यवस्था जो होती है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इकोनॉमी। डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब होता है निर्भर अर्थव्यवस्था, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर करती है, उसको हम लोग डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं, यानी निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी होती है आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, उसको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एक होता है म्यूचुअल डिपेंडेंट इकोनॉमी। म्यूचुअल डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की और गल्फ कंट्रीज की, तो खाड़ी के जो देश हैं, भारत उनके ऊपर डिपेंड है किसके लिए? तेल खरीदने के लिए। और खाड़ी देशों को भारत से क्या चाहिए? भारत के पर्यटक, भारत का बड़ा बाजार और भारत से खाद्य वस्तुओं का निर्यात वो करते हैं। यानी कुछ चीजों के लिए वो भारत पर डिपेंड है और भारत कुछ चीजों के लिए उन पर डिपेंड है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो नेचर है वो कैसा है, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। यानी कुछ चीजों के लिए वो दूसरों पर निर्भर है और बहुत सारी चीजों का निर्यात वो दूसरे देशों को करता है। विश्व की जो अधिकतम अर्थव्यवस्थाएं आज के डेट में है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है, मतलब परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया अर्थव्यवस्थाओं के टाइप में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थव्यवस्था का टाइप होगा, और ध्यान दीजिए अर्थव्यवस्था का टाइप आपने देखा अलग अलग डायमेंशन में, और देखा कि उसमें से भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो विकास के आधार पर भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। व्यापार के आधार पर पहले बंद अर्थव्यवस्था था, अभी कैसा हो गया है, खुली अर्थव्यवस्था हो गया है। डिपेंडेंसी के आधार पर म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी है। प्लानिंग के आधार पर प्लान्ड इकोनॉमी है। और अगर हम बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर, तो पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, इस समय भारत सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोलिंग, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे अधिक यहां से आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग, दो वर्ड आएगा, ओनरशिप मतलब स्वामित्व व नियंत्रण, एंड कंट्रोलिंग स्वामित्व एवं नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण। मतलब जब आप अर्थव्यवस्था को पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के स्रोत। तो उत्पादन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, भूमि जिसको बोलते हैं लैंड, श्रम जिसको बोलते हैं लेबर, तीसरा है पूंजी, और चौथा है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें होती हैं। यानी अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करनी है तो चार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल का मतलब पैसा है, लेबर मतलब श्रम है, भूमि का मतलब जमीन है, और उद्यमिता जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये चार चीजें चाहिए होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यहां क्या समझिएगा, कोई भी व्यक्ति रिस्क उठाकर कोई फैक्ट्री खोलता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो भी व्यक्ति रिस्क उठाता है, फैक्ट्री खोलता है, कंपनी को चलाने की टेंडेंसी रखता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ये सब एंटरप्रेन्योर है। ठीक है ना, तो आप देखोगे ये चार चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन के स्रोत या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखना होगा इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर यानी मालिक कौन है। तो जिसका जो मालिक होगा वही उस व्यवस्था को क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा। तो आप देखोगे स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, और स्वामित्व और नियंत्रण किसके ऊपर देखना होता है, उत्पादन के स्रोतों के ऊपर। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के सभी स्रोतों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है, यानी जहां पर सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एन इकोनॉमी इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, सच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर नोन एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जहां पर सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो है निजी क्षेत्र के हाथों में होते हैं, वो अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी यहां पर इसका कंट्रोलिंग भी निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसकी क्या विशेषता होती है, तो निजी क्षेत्र जब भी कोई काम करेगा तो वो लाभ पर आधारित होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा किसके ऊपर काम करती है, लाभ पर आधारित होती है, लाभ पर काम करती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य जो होता है उसका निर्धारण कंपनियां करती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक ही सेक्टर में कई सारी कंपनियां होती हैं, इस वजह से उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको सस्ता करके बेचना चाहती हैं। यानी कंपटीशन की वजह से मार्केट में बने रहने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिन वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा। और आप देखोगे यानी डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करती है कि वस्तुओं का दाम क्या होगा। यानी इसमें जो वस्तुओं का दाम है उसको निर्धारित करने का अधिकार तो निजी क्षेत्र के पास है, लेकिन वो एक्चुअल में निर्धारित होती हैं बाजार की शक्तियों के द्वारा, जो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होती हैं। ठीक है, और ऐसी अर्थव्यवस्था की एक नुकसानदायक बात यह होती है कि ऐसी अर्थव्यवस्था किसी विपरीत परिस्थिति में कार्य सही से नहीं करती है। जैसे मंदी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमारी फैल गई, या कोई पेंडेमिक आ गया, ऐसे केस में अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन नहीं करती है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि एक और इसमें फीचर होता है जहां पर
कंपटीशन ज्यादा होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता को लाभ होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार में कंपटीशन के अधिक होने की वजह से बाजार में उपभोक्ताओं को लाभ होता है, क्योंकि अधिक से अधिक लुभावने ऑफर जो है कंपनियां देती हैं ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्ट उनके बिक सके। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने दिया था, मॉडल का मतलब है कि ये बात किसने समझाई थी कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्र का होना चाहिए। तो ये एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने यह बात बताई थी कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। ठीक है ना। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है, और एडम स्मिथ ने ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया था। ठीक है ना। तो आप देखोगे, एक हो गया पहला ओनरशिप और कंट्रोलिंग के आधार पे हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो निजी क्षेत्र के हाथों में होती है। दूसरा इसका टाइप हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के सभी स्रोतों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि सरकार का होता है, वो अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां पर उत्पादन के सभी स्रोतों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का यानी सरकार का होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी इस टाइप की अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रोडक्शन के कारखाने या यूनिट्स होंगे, मैक्सिमम कारखाने जो होंगे वो सरकार के होंगे, या फिर अगर कोई कारखाना निजी क्षेत्र का भी होगा तो भी वो कंट्रोल्ड करेगी कौन, सरकार। मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, वस्तुओं का दाम क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करेगा, सरकार ही करेगा। यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र होगा भी तो भी इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे होंगे जो केवल और केवल सरकार के लिए आरक्षित होंगे, उसमें निजी क्षेत्र काम नहीं कर सकता। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था हमेशा समाज कल्याण के सिद्धांत पर कार्य करती है, सोशल वेलफेयर के सिद्धांत पर काम करती है, प्रॉफिट अर्निंग इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना। और इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो दाम है वो सरकार डिसाइड करती है, इसमें प्रोडक्शन कितना करना है, कब करना है, ये सब डिसाइड करने का काम सरकार करती है। इवन निजी क्षेत्र की कंपनी के भी वस्तुओं के दाम को निर्धारित करने का, उनके वस्तुओं में कितना प्रोडक्शन करना है, कितना क्या करना है, ये सब चीजों का डिसाइड सरकार करती है, मतलब कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें आप देखोगे ये जो मॉडल है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ये जो है ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें यह कहा गया है कि सभी उत्पादन के स्रोतों पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, ये मॉडल किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी एक बुक का नाम है दास कैपिटल जिसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। हालांकि इनकी एक और प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया था। ठीक है ना। इसी में एक और आएगी। अब आप बात करें अगर हम कि सबसे पहले जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल कहां पे लागू किया गया था, तो 1917 में यूएसएसआर यानी रशिया, रूसी क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति के बाद रूस में सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है आर्थिक गतिविधियों को चलाया गया था। यानी वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यूएसएसआर का गठन हुआ था 1917 में रूसी क्रांति के बाद। तो पहला देश था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। हालांकि बाद में 1991 में इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है, सरकार के, और सरकार ही उसकी ओनर होती है और उसकी कंट्रोलर भी होती है। अब दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक कमी है, क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल लाभ के लिए काम करती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, जब सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती है तो इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है, और कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था का विकास उतनी तेजी से नहीं होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कार्य होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के या सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से होते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता के कारण उनकी इफिशियंसी उतनी बढ़िया नहीं होती है। यानी ये भी अर्थव्यवस्था में कमियां हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी कमियां हैं। तो दोनों के जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के स्रोतों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र का एवं सरकारी क्षेत्र दोनों का होता है, उसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुछ उत्पादन के कंपनियां या स्रोत सरकार के कंट्रोल में होंगे और कुछ किसके कंट्रोल में होंगे, ये होंगे निजी क्षेत्र के हाथों में। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तीनों अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप देखिएगा इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेज है, इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी 1947 से लेके 1991 तक, 1947 से 1991 तक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन इसमें ट्रेंड कैसा था, सोशलिस्ट ट्रेंड। मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था तो मिक्स्ड थी, यानी निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र थे, लेकिन ज्यादा कंपनियां सरकार के कंट्रोल में थी, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी ट्रेंड कैसा था, सोशलिस्ट, समाजवादी ट्रेंड, यानी सरकारी कंपनियां ज्यादा थी इसलिए सोशलिस्ट ट्रेंड था। 1991 के बाद, 1991 के बाद की बात हम अगर करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी हो गई है, वो अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन उसका ट्रेंड जो है वो कैपिटलिस्ट ट्रेंड है, मतलब अभी पूंजीवादी रुझान है। क्योंकि आप भी ये देख रहे होंगे कि 1991 के बाद निजी और सरकारी दोनों कंपनियां हैं, लेकिन निजी कंपनियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकारी कंपनियों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन सरकारी कंपनियां ज्यादा होंगी, उसमें सोशलिस्ट ट्रेंड होगा, और जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी तो है लेकिन निजी कंपनियां ज्यादा होंगी तो कैपिटलिस्ट ट्रेंड होगा। तो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड थी लेकिन समाजवादी रुझान था। अभी वर्तमान में 1991 के बाद की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसका जो रुझान है वो पूंजीवादी रुझान है। अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जेएम कीन्स, किसने दिया था, एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है जेएम कीन्स, उसने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है ना। और एक और है ऑस्कर लैंग। तो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, an economy in which all the means of production are owned and controlled by the private sector is called the capitalist economy। दूसरा क्या होगा, socialist economy, an economy in which all the means of production are owned and controlled by government sector या public sector is known as the socialist economy। और तीसरा है mixed economy, an economy in which the means of production are jointly operated by the mixed type, that is governments as well as private sector is known as the mixed economy। Indian economy is mixed economy from before 1991, but the trend is socialist, and after 1991 Indian economy is the mixed economy, but the trend is the capitalist because the number of the private company is more in compared to the government company। इसलिए इसमें आप क्या कहोगे कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इसमें आप क्या कहोगे ये कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड है लेकिन सोशलिस्ट ट्रेंड। ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। यहां से कई बार प्रश्न बने हैं, अर्थव्यवस्था मिक्स्ड, तो ऐसे पूछता कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, इसका क्या अर्थ है, तो आप बोलोगे ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकारी कंपनियां और साथ साथ निजी क्षेत्र, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार घुमाने के लिए पूछ देता है कि कृषि और उद्योग दोनों है, ये नहीं होगा। याद रखना है कि जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं उसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। एक और नया टाइप है इकोनॉमी का जिसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, नया इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा चर्चा में है ये वर्ड गिग इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर परमानेंट नौकरियों के जगह पर फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां या फिर आवश्यकता के अनुसार नौकरियों का सृजन हो रहा हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो गिग अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में परमानेंट रोजगार के जगह पर पार्ट टाइम रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रोजगार, संविदा आधारित रोजगार या फिर जो है आवश्यकता के अनुसार रोजगार ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। ये गिग इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी है। ठीक है ना। गिग इकोनॉमी का क्या विशेषता होता है, इसमें फ्रीलांस वाली रोजगार अधिक होंगे या आवश्यकता के अनुसार रोजगार अधिक होगा। तो जिस व्यक्ति के पास स्किल और नॉलेज बढ़िया होगा वो इस अर्थव्यवस्था से ज्यादा लाभान्वित होगा, और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज कम होगा वो इस अर्थव्यवस्था में नुकसान उठाएगा। इस अर्थव्यवस्था की बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, इसमें नियमित रोजगार के विकल्प नहीं होते हैं, इसमें आय की सुरक्षा नहीं होती है,
और बीमा पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वैकल्पिक रोजगार के अवसर ज्यादा सृजित हो रहे हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? गिग इकोनॉमी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी के जितने भी टाइप होंगे वो आपने देखा है और समझ लिया होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का निर्धारण हम लोग आर्थिक गतिविधियों के आधार पर करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र नॉर्मली होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। हालांकि मॉडर्न एज्यूम्पशन में चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी आ गए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।